हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं हमारी चल रही है वहाँ से उस पोर्शन से हम आज बात करेंगे रस निष्पत्ति के भाग दूसरे की। कल हमने रस निष्पत्ति का जो पहला भाग है उसका अध्ययन किया था। उम्मीद है आपको उसमें से एक एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। आज रस निष्पत्ति का ये दूसरा और अंतिम भाग है। देखिए कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे भट्ट नायक का जो है भोगवाद सिद्धांत। भट्ट नायक का भोगवाद या यूं कहें भुक्तिवाद। अब यही से प्रश्न बनेगा कि भट्ट नायक का जो सिद्धांत है वो कौन सा है। तो भोगवाद, जब बहुत ज़्यादा भोग बनाना हो, बहुत ज़्यादा प्रसाद बनाना हो, काफ़ी संख्या में काफ़ी मात्रा में भोग बनाना हो तो उसको किस पर बनाओगे आप? गैस पर थोड़ी बनाओगे, भट्टी पे बनाओगे, बड़ी भट्टी पे। तो भट्ट नायक भोगवाद, बड़ी भट्टी पे क्या बनेगा? भोग बनेगा इस तरीके से। और जो भट्टलोलट का था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, तो भट्टलोल उत आ, वो उस तरीके से सूत्र बनाया था हमने। चलिए ये तो हो गया ऐसे। अब आगे इन्होंने क्या क्या कहा। जो भरत मुनि का रस सूत्र था उसकी व्याख्या करने वाले ये तीसरे आचार्य हैं। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले कौन से आचार्य हैं? तीसरे आचार्य। 10वीं शताब्दी समय की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? भट्ट नायक के द्वारा निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया? भावित होना। भावित होना ही निष्पत्ति का अर्थ बताया भट्ट नायक ने। ये क्या कहते हैं कि विभाव आदि के साथ संयोग होने से स्थायी भाव भावित होकर रस रूप में परिणित होता है और यही रस निष्पत्ति है। क्या कहते हैं कि विभाव आदि के साथ में संयोग होने से स्थायी भाव है ना, जो भावित हो जाता है, उमड़ जाता है, वो हो जाता है और रस रूप में परिणित हो जाता है। वो यही क्या है? रस निष्पत्ति है इनके अनुसार। और ये कहते हैं कि जो रस निष्पत्ति, रस का न तो ज्ञान होता है, न उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति होती है। रस तो क्या होता है? भावित होता है। समझ गए? ये बताते हैं ये। और इन्होंने काव्य के अंदर 3 शक्तियाँ भी बताई है। इनके मतानुसार भट्ट नायक कहते हैं काव्य में 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। इनका आप ध्यान रखिएगा। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ये 3 काव्य की शक्तियाँ बताई इन्होंने काव्य के अंदर। अब आगे बात करते हैं। रस का स्थान इन्होंने बताया है सहृदय का चित्त। रस का स्थान क्या बताया? सहृदय का चित्त। और ये 2 विशेष बातें ध्यान रखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी गाइड में। काव्यानंद आत्मा में विश्रांति का नाम है। काव्यानंद जो है आत्मा में विश्रांति का नाम बताया भट्ट नायक ने। और ये विश्रांति है ना, सत्व गुण के उद्रेक की अवस्था में होती है। काव्यानंद आत्मा में विश्रांति कब होती है? सत्व गुण के उद्रेक की अवस्था में। ये तो हो गई साहब भट्ट नायक के भोगवाद की बात। और इनका जो सिद्धांत है साधारणीकरण, उसकी हम अलग से हमारे बिंदु या प्रकरण, उसको और विस्तार से हम वहाँ पर देखेंगे। अब बात करते हैं हम अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है उसकी, और इस सिद्धांत को भी अच्छे से समझेंगे। भरत सूत्र के जो सूत्र है उसकी व्याख्या करने वाले चौथे आचार्य हैं। और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती और ध्वन्यालोक पर लोचन नाम से इन्होंने टीकाएं रची, और उसी को ध्यान में रखते हुए अन्य आचार्यों ने उनके मतों की स्थापना की अपने अलग अलग तरीके से। तो नाट्य शास्त्र पर तो इन्होंने अभिनव भारती और ध्वन्यालोक पर लोचन टीकाएं रची, ये भी इनका ध्यान रखिएगा। अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वो शैव दर्शन पर आधारित है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? शैव दर्शन पर आधारित है। और भारतीय काव्य शास्त्र में व्यापक समर्थन किसको मिला है? अभिनव गुप्त को मिला है। भारतीय जो काव्य शास्त्र है इसके अंदर व्यापक रूप से हम देखें तो अभिनव गुप्त को ज़्यादा समर्थन मिला है।
अभिनव गुप्त क्या कहते हैं कि इसमें भोगवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं, ये जो भट्टनायक ने दिया है उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो 3 शक्तियाँ बताई, ये अभिधा, भोक्तृ और भोजकत्व है, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये कल्पना व्यर्थ की इन्होंने, क्योंकि काव्य के अंदर तो कार्य, लक्षणा तथा व्यंजना से संपादित हो जाता है। जैसे कि अब अभिव्यक्तिवाद है क्या अभिनव गुप्त का, जैसे कि धरती में कोई बीज पड़ा रहता है और अनुकूल स्थिति पाने पर उसको अनुकूल स्थितियाँ प्राप्त कर लेता है, तब वो अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार सहृदय के मन में स्थायी भाव रूपी जो बीज है वो पड़े रहते हैं और अनुकूल जैसे परिस्थिति आती है वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो यही अभिनव गुप्त का क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। और सहृदय के मन में रति, शोक, निर्वेद आदि स्थायी भाव बीज की तरह पड़े रहते हैं और नाटक या कविता देखने पर या काव्य को पढ़ने पर जो उसके उद्गार है हृदय के, वो परिस्थिति पाकर सहृदय का स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाता है। और यही सिद्धांत क्या है, अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्तिवाद है। और वहीं इस अपने रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात भी, कि लोक हृदय में अपने हृदय को मिला देना ही क्या है, रस दशा है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि लोक हृदय में अपने हृदय को मिला देना ही क्या है, रस दशा है। तो इस तरीके से यह रस निष्पत्ति अपने समाप्त होता है, जो रस निष्पत्ति का प्रकरण है। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। शुक्रिया।